नमस्कार। पीएम टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद माथुर एक बार पुनः आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। आज 7 जनवरी वही पुराना राग जेएनयू में अलापा गया। मैं काफी समय से देख रहा हूं जेएनयू एक शिक्षा का केंद्र होने की जगह एक ऐसा लगता है कई बार कि जैसे कोई आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र हो। और जेएनयू के अंदर इस तरह की बातें और इस तरह का चीजें होना हमें एक शर्मिंदगी महसूस कराता है। और ऐसा नहीं है, 2014 के बाद कई बार हुआ है और उससे पहले तो होता ही रहा। लेकिन जहां मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतना कई कानूनों में चेंजेस किया, कई कानून बदले, उस विधेयक को पारित करा करके आज हम बंगाल की बात करते हैं कि बंगाल में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। इतना बड़ा राज्य है बंगाल, हम दिल्ली में होते हुए जेएनयू को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या ये वाकई ही आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है? क्या समझाना चाहते हैं? कभी वहां पर बुरहान वानी के ऊपर नारे लगाए जाते हैं, कभी कुछ किया जाता है। जैसे के जैसे नारे पाकिस्तान में, कश्मीर में लगते हैं, उसी भाषा में ढपलियां बजा करके और नारे लगाए जाते हैं। आज का इंसिडेंट बहुत सीरियस है। अगर इसे समझा जाए तो इसमें लीपापोती नहीं होनी चाहिए कि छात्रों को निष्कासित कर दिया, ये कर दिया। मैं मोदी जी से, माननीय हमारे गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली में बैठे हैं, जेएनयू दिल्ली में ही है। यह आतंकवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है, देशद्रोही गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। यह शिक्षण संस्थान नहीं रहा है। क्या मतलब है इन नारों को लगाने का? देश को समझाया जाए। आज मैं जब देख रहा था तो उसमें बोला गया मोदी अमित शाह की कब्र खुदेगी। सोचिए आप, एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बारे में इस तरह का शब्दों का उच्चारण, इस तरह की बातें एक शिक्षण संस्थान के अंदर। कोई डर नहीं है कानून का, कोई खौफ नहीं है। उसके बाद जब मैं देखता हूं कि मदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, वो उमर खालिद के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, 8 संसद सदस्यों से वहां के लिखवा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। देशद्रोह किस तरीके से पनप रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, क्योंकि गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह जी के पास है और देश की कमान मोदी जी के पास है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप थोड़ा देश के बारे में कुछ ऐसे सख्त कानून बनाएं, देशद्रोह के बारे में ऐसे कानून बनाएं कि जो देश को एक मजबूत आधार दे सके। उसमें कुछ ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए जिसमें कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा, वो देश के बारे में गलत बोलने से कतराए, उसकी रूह कांप जाए, ऐसे कानून बनाया जाए। आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब एक शिक्षण संस्थान के अंदर ढपलियों के साथ नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए। बहुत दुख होता है। हम इस देश के नागरिक हैं। मोदी जी, आपके पास क्या कमी है? आप देश के मालिक हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। जब हम आपके बारे में ऐसी बातें सुनते हैं, अमित शाह जी के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं, तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। आपको इसमें कोई बहुत अच्छा एक्शन लेना चाहिए और बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये हमारे देश की अस्मिता का सवाल है। देश के प्रधानमंत्री को ललकारा गया है, देश के गृह मंत्री को ललकारा गया है। ये बहुत सोचनीय विषय है। इसके बारे में एक बिल्कुल सारी देश की भावनाओं को एकत्रित करते हुए, देशवासियों की भावनाओं को एकत्रित करते हुए इस पर डिसीजन लेना जरूरी है। इसलिए मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि आज की बात नहीं है ये, पहले भी इसमें नारे लगे गए हैं, हम लेके रहेंगे आजादी। आज मैं पीटीवी भी देख रहा था, उधर पाकिस्तान का और कई न्यूज चैनल देख रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि जैसे के जैसे वहां पर लश्कर के आतंकवादी ने जिस तरह की भाषा बोली,
वही की वही भाषा सेम जेएनयू में बोली गई मोदी और अमित शाह जी के बारे में। तो ये बहुत सोचनीय विषय है। क्या ये शिक्षण संस्थान केवल आतंकवादियों का और उनका केंद्र बन चुका है? कब तक होती रहेगी ये बात? कब तक आप माफ करते रहेंगे? उमर खालिद को आपने अंदर किया देशद्रोही गतिविधियों के अंदर, उसके बारे में विदेशों से मदनानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो मतलब ना उनके बारे में कह रहे हैं 8 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर करवा करके लिखवा रहे हैं। ये क्या मतलब? ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। तो ये चीज थोड़ा सा गहराई से नोट करने वाली है। मैं एक बार पुनः देशवासियों से और सबसे यही अपील करूंगा कि मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए। आप देश की परिस्थितियों को समझ रहे हैं, आप देश को देख रहे हैं, देश किस मुकाम पे पहुंच रहा है, दुनिया को देख रहे हैं। अभी वेनेजुएला में क्या हुआ ये सब देख रहे हैं आप। आपके आसपास का जो परिवेश है बहुत ही विचित्र तरीके से और बहुत ही जल्दी विभिन्न मोड़ों पर घूम रहा है, परिस्थितियां तुरंत चेंज हो रही है। तो आप जरा इस तरह से एक देश के अंदर एक मजबूत सरकार लाइए। ये 240 सीटों वाला खेल नहीं चलेगा। मैं मोदी जी का कोई कंपेनिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक वास्तविकता बता रहा हूं आने वाले कल की। आप दुनिया को देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। इस देश को एक मजबूत राष्ट्र की जरूरत है, एक मजबूत सरकार की जरूरत है जो इस देश को संभाल सके, जो कि मोदी जी संभाल रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जनता का उदासीन रवैया, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी ये बात कही थी कि 30 करोड़ लोग वोट देने नहीं गए। मोदी जी को कमजोर मत होने दीजिए, इस देश को आगे ले जाना है आपको। मोदी जी को मजबूत कीजिए। और ये रियलिटी है, बिल्कुल वास्तविकता है ये। अगर आप लोग इस बारे में चूक कर देंगे तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हर देशवासी को। इसलिए मैं आपसे फिर ये निवेदन करता हूं और आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी से भी मेरी ये प्रार्थना है कि इस मामले में थोड़ा सा कड़ा डिसीजन आना चाहिए और निष्कासन और इन चीजों से काम नहीं चलेगा। हमको डेमोलाइज होने की जरूरत नहीं है कि मदनानी साहब कह रहे हैं कि वो उमर खालिद से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नो, हमको हमारे देश के ऊपर स्टैंड रहना चाहिए। हमारे देश में जो कानून है, हम किसी का दबाव नहीं करेंगे स्वीकार। हमें हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट रखनी है। देश द्रोह के मामले में कोई कानून बनना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसकी कुछ मजबूत प्रतिक्रिया हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे